बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ सेल्फ इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने इससे बिल्कुल मिलती जुलती टर्म पढ़ी थी, डैट वाज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में ना तो कोई डेरिवेशन में फ़र्क है और ना ही किसी और चीज़ में फ़र्क है। एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। दोनों केसेस में करंट के चेंज होने से याद रखिएगा ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो उसमें होता यह है कि एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज करने से उसके साथ पड़ी हुई कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता था उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते थे। लेकिन आज हम ऐसा फिनोमेना पढ़ेंगे कि जिसमें एक ही हमारे पास कॉइल हो, उसमें करंट चेंज कर रही हो, तो उसी चेंज इन करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो, तो ऐसे फिनोमेने को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब है एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने से उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस होना। सो आइए डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट in a coil induces an EMF in itself, this phenomena is called self induction। तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें किसी एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने से उसी कॉइल के अंदर अगर EMF इंड्यूस होता है तो इस फिनोमेने को हम बेटा कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का जो बेटा जो रिजल्ट होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होती है, वो है इंड्यूस EMF इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। इस रिज़ल्ट को बेटा आपने जो है वो प्रूव करना है। जब प्रूव करेंगे तो यहाँ पे लिखी हुई तमाम टर्म्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इनका सब का मतलब क्या है और ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। सो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। बेटा लास्ट टाइम जैसे हमने ड्रा किया था, हमारे पास दो कॉइल्स थी, एक को हमने प्राइमरी कॉइल कहा, दूसरी को हमने सेकेंडरी कॉइल कहा था। तो प्राइमरी कॉइल में था क्या, एक हमारे पास इंसुलेटिंग सिलेंडर था, उस पर कॉपर्स की वायर की n नंबर ऑफ टर्न चढ़ाई हुई थी। n नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉपर ऑफ वायर थी उन्हें एक तरफ से हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ था और नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक रियोस्टेट से अटैच किया हुआ था। जैसा कि आप रियोस्टेट के बारे में जानते हैं, इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हम रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या करेगी? चेंज करेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो उस टाइम हमारे पास इस कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा था। बट आज हमने ये पढ़ना है कि बेटा इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज करेगी तो इसमें जो फ्लक्स के चेंज होगा, उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को बेटा कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सो इसकी बड़ी सिंपल सी जो है वो कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको बात की समझ आ जाएगी। ये देखिए, इस साइड को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है और इस साइड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। अल्टीमेटली इन कॉपर वायर के अंदर से करंट गुजरेगी। हमें पता है जहाँ पे भी करंट गुजरती है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जो है वो ये चेक कर सकते हैं कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल जो है वो कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते थे। तो वो आप प्रीवियसली चेक कर चुके हुए हैं हम किस तरह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो है हमारा रियोस्टेट की वर्किंग। अब इनिशियली जब इसमें करंट गुजरेगी तो अगर मैं रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज नहीं करूंगा तो बेटा इसमें कंटिन्यूसली एक ही तरह की करंट पैदा होती जाएगी। तो जब करंट चेंज ना कर रहा होगा तो कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो हमें तो चाहिए भाई कि हमने फ्लक्स को चेंज करना है। तो फ्लक्स को चेंज करेंगे एक ही कंडीशन में, अगर इस पूरे सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो चेंज करे। तो करंट कैसे चेंज करेगा? करंट चेंज करेगा रियोस्टेट के चेंज होने से। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रियोस्टेट को इस पोजीशन से बार बार चेंज करते जाएंगे
तो इस पूरे सर्किट में जो करंट है वो अब कांस्टेंट करंट नहीं होगी, बल्कि करंट क्या कर रही होगी बेटा, चेंज हो रही होगी। और करंट के चेंज होने की वजह से वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से वहाँ पे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो यहाँ तक बात की समझ आ गई। नेक्स्ट देखें बेटा, इस डेरिवेशन में कहता क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस इन दिस कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन दिस कॉइल। जैसा कि मैं ऊपर कह रहा था कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाला EMF वो बेटा प्रोपोर्शनल होगा इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाले, चेंज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के। सो मैथमेटिकली अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ तो बेटा मैं यहाँ से कह सकता हूँ, आपने लास्ट टाइम भी बात पढ़ी थी कि किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाले EMF को हम लिख सकते हैं -n del phi ओवर del t। इसे तकरीबन मैं रिजल्ट को तीसरी दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन नंबर A। अब यहाँ पे जो बात की थी कि EMF इंड्यूस इन दिस कॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स। सो EMF जो इंड्यूस करेगा वो चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहीं से वो दूसरी बात ये कहता है कि जो फ्लक्स है वो तो डिपेंड करेगा करंट की वैल्यू से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जितनी सर्किट में बड़ी अमाउंट की बैटरी यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा, और जितनी करंट की वैल्यू कम होगी उतना ही फ्लक्स की वैल्यू भी कम होगी। ये इक्वेशन है किसी ऐसे लूप के लिए, किसी ऐसे सर्किट के लिए जहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइल सिर्फ 1 हो। अगर n नंबर ऑफ़ कॉइल्स हों तो बेटा फिर हम उस इक्वेशन के लिए, उस लूप के लिए फ्लक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं n phi डैट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। इसका मतलब यही है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा पूरी कॉइल्स के अंदर फ्लक्स चेंज करेगा। तो इस इक्वेशन को बेटा कह दे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है बेटा इक्वालिटी और दूसरा आता है हमारे पास कांस्टेंट। तो इस केस में इक्वेशन नंबर 1 को लिया तो n phi, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो इक्वालिटी आई। इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट आया उसे बेटा L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला I एज इट इज़ है। लास्ट टाइम जब हमने इसी इक्वेशन को चेंज किया था तो वहाँ पे L नहीं था बल्कि म्यूचुअल इंडक्शन में M आ रहा था। तो एक बेटा एक डिफरेंस इन दोनों में ये है हमारे पास। L है क्या चीज़, L है बेटा कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट। तो इसकी आगे जाके हम वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो बेटा L की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, I इसके साथ मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू बन जाएगी n phi ओवर I, और इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है कि n phi बराबर होता है Li के। तो जहाँ पे n phi हो उसे रिप्लेस कर सकते हैं हम L इंटू I से। सो आइए हम डेरिवेशन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बेटा यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर A को यहाँ पे लेट किया। इक्वेशन नंबर A क्या थी, एप्सिलॉन L इज इक्वल टू -n del phi ओवर del t। तो यहाँ से अगर मैं n और phi को बेटा कंबाइन करूँ, del को मैंने बाहर लिख दिया, n और phi मैंने अभी बताया था कि n और phi को रिप्लेस कर सकते हैं L इंटू I से। तो बेटा वही किया मैंने, del को बाहर लिख दिया, n phi की जगह आ गया Li ओवर डेल्टा t। सो बेटा यहाँ से देखें, L चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर del अप्लाई नहीं होता। कांस्टेंट चीज़ ही ऐसी को कहते हैं जो चेंज ना हो रही हो, और डेल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो चेंज कर रही हो। ऊपर हमने भी देखा भी है कि रियो स्टेट के चेंज करने से करंट चेंज कर रही है, तो इसलिए डेल को आई के साथ लिख दिया, डेल आई, और ये नीचे आ गया टी। तो बेटा ये है एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू -L डेल आई ओवर डेल टी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इंड्यूस EMF होगा सेल्फ इंडक्शन के केस में वो बेटा डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी कॉइल के, कि जितना करंट में चेंज ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। सो यहाँ से अगर मैं, ये हमारा जो रिज़ल्ट है जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है यहाँ पे बेटा। सो यहाँ से अगर मैं L की डेफिनेशन करना चाहूँ या L के यूनिट बनाना चाहूँ तो लास्ट टाइम जैसे हमने M के यूनिट बनाए थे उसी तरह L के यूनिट भी बनाएंगे। सो बेटा एक वक्त के लिए आप नेगेटिव साइन को भूल जाएँ। तो यूनिट बनाने के लिए L को यहीं पे रहने दें, डेल आई ओवर डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके वो EMF के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास बेटा, एप्सिलॉन L EMF का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड।
ठीक है जी। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये वोल्ट के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा वोल्ट सेकंड, और ये ए जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा पर एम्पेयर। तो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्शन के यूनिट लास्ट टाइम भी बताए थे कि वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी, और लास्ट टाइम मैंने आपको हेनरी की डेफिनेशन भी बताई थी। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके प्रीवियस टॉपिक से, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं तो इसमें कोई भी ममामनत नहीं होगी। वहाँ पे जस्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक कॉइल में जो करंट चेंज होगी वो दूसरे किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगी, बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जब एक कॉइल में करंट चेंज हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस ना हो, उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू को हमने इस रिजल्ट में कैलकुलेट किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।